आणि मंचावर उपस्थित सोनावणे साहेब, जे मॉडेल टाउन मध्ये अतिशय कार्यरत आहे, ज्यांचं नाव घेतल्याशिवाय मॉडेल टाउन मध्ये एंट्री मिळत नाही, असे देसाई साहेब जे आपल्या इथे आहेत. आणि त्याचप्रमाणे आता मॉडेल टाउन मध्ये राहणाऱ्यांना माहिती आहे, एंटर केलं की पहिल्यांदा देसाई साहेबांचं नाव आहे. लेफ्ट हँड साईडला योगा क्लासेस पासून सुरुवात होते. त्याचनंतर इथे असलेले श्री विजय जाधव, विष्णू पोपडे, आत्मानंद कामते आणि या संबंध कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर चंद्रू शेणाय आणि अजित मुरू. त्याचप्रमाणे मला आज आनंद होत आहे की इथे सुप्रीम कन्सल्टन्सीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर साहू साहेब, जे तज्ञ, ज्यांना आत्ताच रत्न, कुठलं रत्न मिळालं, भूषण रत्न, भूषण भारत भूषण रत्न अवॉर्ड मिळालं. साहू साहेबांचं पण आम्ही स्वागत करतो. सकपाल साहेबांचं पण आपण स्वागत करूया. सकपाल साहेब हे म्युन्सिपालिटीचे असिस्टंट कमिशनर होते आणि स्ट्रक्चरल इंजिनियर गोल्ड मेडलिस्ट आहेत. ते सुद्धा आज इथे सदा हजर आहेत. त्यामुळे यांचं सगळ्यांचं जोरदार टाळ्यांनी पहिल्यांदा स्वागत करूया आपण. आणि विशेषतः या तिन्ही संस्थांनी हा एक जो उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने लिया है, इसके लिए इकडे जरा ऍक्शन रिप्ले द्या सकपाल मैं साहू साहब को आमंत्रित करता हूँ, जो भारत भूषण है, उनको अवार्ड मिला है सुप्रीम के रिपेयरिंग में और खास करके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में, और आज टुडे रीडेवलपमेंट जो कर रहे हैं सुप्रीम कंसल्टेंसी, सकपाल साहब और साहू साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए और चेयर पे विराजमान हुई। आज ये तीनों संस्था ने जो अच्छा कार्यक्रम किया है उसके लिए केवल तालियों की जरूरत नहीं, तो हम खड़े रह के इनको अभिवादन करेंगे। आप सब खड़े रह के जोरदार तालियों से इन तीनों संस्थाओं का हम अभिवादन करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा, पहली बार पूरे इंडिया में कार्यक्रम इन्होंने लिया है कलेक्टर लैंड के ऊपर। चलिए मैं आपको अभी डायरेक्ट टॉपिक पे ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी 11 बजे बैंड्रा में मीटिंग थी जहाँ 2000 लोग उपस्थित है कैथोलिक सभा की चर्च में। मैंने उनको कहा कि पहले मैं यहाँ आऊंगा, क्योंकि कहते हैं कितने भी खूबसूरत हो दूसरे के घर, हम चैन की सांस लेते हैं अपने ही घर। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ जो वर्सोवा लिंक रोड में, मैं 161 प्लॉट शिमला में रहता हूँ। यहाँ पे एक अच्छी कोरियोग्राफर हमारे साथ है पद्मिनी, जिन्होंने इंटरनेशनल कोरियोग्राफी की है, फैशन शोज की, काफी सीरियल्स में काम किया है, डायरेक्शन दिया है। उन खड़े रखे उनको भी जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूँ। तो एक मिनट आप आगे जाइए। आज 161 में मैं रहता हूँ, कलेक्टर लैंड है और मैं उसी सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी, आप पूछेंगे आपको वो कैसे मिला फ्लैट, क्योंकि मेरे पिताजी IAS ऑफिसर से रिटायर्ड थे। तो पद्मिनी जी को मैं बहुत पहले से पहचानता हूँ, हमारे जेसिस में थी जब मैं जेसिस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और मलबानी जेसिस का प्रेसिडेंट था, वो हमारी बहुत एक्टिव क्लब मेंबर थी। तो सवाल ये है कि 161 कलेक्टर लैंड में मैं रहता हूँ, मेरे पिताजी IAS ऑफिसर थे, हमारी बिल्डिंग सारी IAS ऑफिसर की है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को ही कलेक्टर लैंड मिलती थी। वो जमाना ऐसा था और बहुत अच्छा जमाना था कि एक गवर्नमेंट के तबके के लोग या अंडरटेकिंग के लोग साथ में आते थे, ITO के लोग आते थे, ST के लोग आते थे, PWD के लोग आते थे, किसी कंपनीज के लोग आते थे, और 10% रिक्विजिशन प्लॉट उन्हें मिलता था। वो 10% रिक्विजिशन प्लॉट करके ये बिल्डिंगें बनाई गई जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर ही रहते थे। और आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, अब मैं कहना नहीं चाहता, एक रिस्पॉन्सिबल वकील हूँ, मगर सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये 10% में सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन को अलॉटमेंट होती है। मैं ओपन स्टेटमेंट करता हूँ, बेचारे रिटायर्ड जजेस को नहीं मिलता था, कई जजेस को मिला है नरीमन पॉइंट में, नहीं बोलूंगा, समता वगैरह जो देखते चंद्रशेखर धर्माधिकारी साहब के टाइम के, वहाँ समता में नरीमन पॉइंट में सुरुचि में IAS ऑफिसर को मिला है। मगर उसके बाद जो भूखंड आए उनका श्रीखंड हो गया और वो श्रीखंड आमदार नामदार को मिलते गए सबसे ज्यादा। और मैं ओपन स्टेटमेंट करता हूँ जिसमें अपोजिशन प्रपोजिशन श्रीखंड खाने में साथ में है, कोई अलग नहीं। तो जो DD ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, आर्मी ऑफिसर्स है, जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाई, उनके लिए भी आदर्श बना है। और सबसे बड़ी आदर्श का आपने सोनाने साहब ने बहुत अच्छा स्टडी किया है, इन्होंने अच्छे सर्कुलर, अच्छा प्रेजेंटेशन किया, जोरदार तालियां सोनाने साहब के लिए। मगर सोनाने साहब थोड़े से राजकीय थे, शायद प्रभु जी के चेले हैं, इसके लिए मैं कुछ सवाल ऐसे ही बाईपास कर दिए। एक अच्छा सवाल पूछा था किसी ने यहाँ पे
कि 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर क्या आप फ्लैट ले सकते हैं। अभी की जो गवर्नमेंट की अलॉटमेंट की गाइडलाइन है उसमें 1076 के ऊपर का फ्लैट केवल रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को मिल सकता है। अब इसमें एक बड़ा सवाल है, आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ जितनी भी कलेक्टर लैंड है, जैसे साहब मुझे बोलेंगे कि हमारे यहाँ जितनी भी कलेक्टर लैंड है, जहाँ जो भी 1076 के फ्लैट है, वो चाहे वो अमलदास बिल्डिंग हो, चाहे मेरी बिल्डिंग हो, चाहे वो उसके बाजू के जो एंकरेज बिल्डिंग हो, या उसके बाजू के ताहिती बिल्डिंग हो, मैं नाम से बोल रहा हूँ, सारी सुनील निवास हो, यहाँ पे जो 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर के फ्लैट है, अलॉटमेंट तो गवर्नमेंट ऑफिसर को हो जाती है, मगर क्या सेम गवर्नमेंट के ऑफिसर के बिना दे सकते हैं? आपका क्या जवाब? नहीं दे सकते। मैं आपको कम से कम 400 ट्रांसफर बताता हूं ये एरिया में, जो 1076 के ऊपर के फ्लैट नॉन रिटायर्ड गवर्नमेंट को प्रीमियम देके दिए गए। ये बड़ा आदर्श हो रहा है, दिए गए, कलेक्टर ने ट्रांसफर किया। आप ट्रांसफर लेने जाओगे कलेक्टर लैंड की, वो बोलेंगे आपका इनकम का डॉक्यूमेंट दो, आपका डोमिसाइल क्लॉज दो, आप कितने साल बॉम्बे में थे, डोमिसाइल क्लॉज आज भी मस्त है, 15 साल के ऊपर है कि नहीं, प्रीमियम है। प्रीमियम से प्राइवेट आदमी गवर्नमेंट का प्लॉट ले सकता है, गवर्नमेंट का फ्लैट ले सकता है, प्लॉट नहीं ले सकता, फ्लैट ले सकता है। ये जो इन्होंने कहा 10% रिक्विजिशन के प्लॉट है, वो केवल रिटायर्ड ऑफिसर को ही दिए जाते हैं आज भी। अगर आपका कॉम्बिनेशन में 20% बैकवर्ड क्लास हो, उसके बाद अंदर 5% हो, जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया वो सही बताया, मगर इस कॉम्बिनेशन होते हुए भी आपको ये प्लॉट मिलना मुश्किल है आज, क्योंकि मुंबई में ऐसे प्लॉट ही अवेलेबल नहीं। अभी प्लॉट जो है, जो आरजी एरियाज कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके प्लॉट बन रहे हैं, वो प्लॉट आपको मिलते हैं, मगर वो बिल्डर छोड़ नहीं रहे। ये वस्तु स्थिति है। मगर मैं दूसरे सवाल पे आपके सामने आता हूं, और वो सवाल है कि अगर 20,000 आपका इनकम उन्होंने तय कर दिया है, सर्कुलर में क्लियर लिखा है कि जिसका मंथली इनकम 20,000 से ऊपर हो उसको ये फ्लैट नहीं मिलेंगे। और आप देखो जिसका इनकम 3.5 से 4 लाख रुपया है, वही ये फ्लैट ले रहा है, और वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं पता नहीं। सबसे बड़ा आदर्श है। और मैंने ऐसी कंप्लेंट की है, मेरे खुद के बिल्डिंग में खानोलकर करके रहते हैं, उनके नाम पर फ्लैट ट्रांसफर हो गया है, उनका 2.5 लाख रुपया महीना इनकम है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको 3 बेडरूम का फ्लैट गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया। ये एक मामला नहीं है। आप अमलदास बिल्डिंग में जाइए, अमलदास में 1,500 स्क्वायर फीट की जगह है, बड़े बड़े बेडरूम्स हैं, सब IAS ऑफिसर वहां रहते हैं। जिन्होंने भी फ्लैट बेचा है 2.5-3 करोड़ के ऊपर बेचा है, और ये फ्लैट 2.5-3 करोड़ के ऊपर जो आदमी ले सकता है, क्या उसका इनकम 20,000 महीना होगा? जिंदगी में भी इतना। आप बोलेंगे वकील साहब हम जाके चेक करके आए हैं, वो तो बेचारी एक लेडी ने लिया है जिसका इनकम 20,000 के नीचे है, योगा क्लासेस चलाती है, और आप कहते हैं कि अरे भाई आपको मालूम नहीं है देश में क्या नहीं होता है। वकील की व्याख्या पु ल देशपांडे ने की है, वह वक्तृत्वाचा की कीर्तीचा लबाडीचा। आप देखने जाओ कैसे कैसे लोग करते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मगर केवल ये फ्लैट मिलने के लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पेपर पे डाइवोर्स देती है, डाइवोर्स देके वो विडो अपना इनकम योगा क्लासेस के 20,000 के नीचे बताती है, जिसका हस्बैंड का बंगलो है जो ऊपर पार्ले स्कीम में, और वो ले लेती है, और उसके बाद तो रीमैरिज तो इजी पॉसिबल है। पेपर डिग्री हुआ है, होता है, हो रहा है, और आप हम क्या कर रहे हैं? कोई पूछता नहीं कलेक्टर वालों। मैंने एक केस किया निर्मल देशमुख साहब के सामने कि ऐसा ट्रांसफर आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, या तो आप नियम बदलो ना, नियम आउटडेटेड है आपके, मैं मानता हूं आपके नियम आउटडेटेड है। सोनारे साहब ने ये क्लियर करना चाहिए था कि हम जो कह रहे हैं। दूसरी बात, क्या गवर्नमेंट लैंड का कन्वेंस हो सकता है? आज की तारीख तक एक भी कन्वेंस नहीं हुआ, मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा अगर सोनारे साहब बताए। गलत मत बताओ लोगों को। गवर्नमेंट लैंड लीज डीड है, और आपको लीज डीड ही मिलेगा, क्योंकि वो लीज पे आपको दी गई है 999 ईयर्स, और 99 ईयर्स, मोस्टली 99 ईयर्स लीज पे ये लैंड आपके पास है, तो आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, हम सोचेंगे, हम करेंगे, हम आपको सपना दिखाएंगे, ये गलत है। अभी तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जिसके तहत
गवर्नमेंट लैंड कन्वेंस करके आपको दे देगी। एनओसी आपको जरूर मिलेगा रीडेवलपमेंट का। एनओसी बहुत फटाफट मिल जाता है कलेक्टर में, अगर सही बिल्डर आपके साथ हो। नहीं तो आपको ये अचरज की बात होगी। मैंने कंज्यूमर में एक केस किया है, जो केस क्लियर कट है कि पोस्टल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, किसका? पोस्टल डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ऑब्जेक्ट क्या है? म्युनिसिपालिटी के लोगों को, पोस्ट ऑफिस के लोगों को यहाँ फ्लैट दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ केवल रेसिडेंशियल एरिया होगा। प्राइवेट रीडेवलपमेंट लिया है, कमर्शियल एरिया बनाया है, और कमर्शियल एरिया को और पोस्टल डिपार्टमेंट को विदाउट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट लॉस परमिशन कलेक्टर ने दे दी, एनओसी दे दी रीडेवलपमेंट की। ऑर्डर है मेरे पास, आपको दे दूंगा अगर आपको करना है। इस देश में क्या नहीं होता। तो मेरा सवाल आपको यही है कि आप, मैं यहां आपको जानकारी देने आया हूं। सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देने चाहता हूं कि लीज डीड, आपकी जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट लैंड पे खड़ी है, अगर कलेक्टर लैंड पे खड़ी है तो ये जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकती है सोसाइटी के। अगर आपका लीज 99 इयर्स का है तो आपका लीज डीड गवर्नमेंट को करना होगा, करना चाहिए। मैं तो सोनाने साहब से बिल्कुल सहमत हूं, कन्वेंस होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज हम रघुवीर सामंत जी के साथ मैं उनको मानवंदना देता हूं, प्रतिभा पाटिल को मिले थे और उनको हमने कहा था कि सर, कसने वाले की खेती आपने कैसी की? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करके आपने की, उसको अमेंड किया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेंट्रल एक्ट है, वो महाराष्ट्र का एक्ट नहीं है, भारत सरकार का एक्ट है। उसको बदलाव करके आपने कसने वाले की खेती की, टिलर्स एक्ट आ गया। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक बूढ़ा दाम्पत्य रहता है, टेनेंट करके रहता है, भाड़ूत करके रहता है, उसको बेटा बेटी नहीं है पर उसका भांजा उसके पास साथ में जन्म से रहता है, अडॉप्ट नहीं किया, साथ में रहता है, उसकी शादी भी वही हुई, तो उसको ये जगह उनके बाद मिलनी चाहिए करके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अमेंड हुआ और डीम्ड टेनेंट आ गया। हमने क्या मांगा गवर्नमेंट से कि वैसे ही आप बिल करो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अमेंड करो और डीम कन्वेंस करो। जो सोसाइटी 12 साल के ऊपर है उसको ऑटोमेटिक कन्वेंस दो। ये रजिस्ट्रार के पास जाने की क्या जरूरत है? फिर 140 रुपीज कोटेशन मिलता है आपको पर स्क्वायर फीट ये कन्वेंस करने का। उसके बाद महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट में बदलाव करके डीम कन्वेंस नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल आपको है, कलेक्टर लैंड का डीम कन्वेंस नहीं हो सकता, रजिस्ट्रार को पावर नहीं है। 17 जो अभी भी डीम कन्वेंस की पावर है उसमें कलेक्टर लैंड, एसआरए लैंड ये रजिस्ट्रार नहीं ट्रांसफर कर सकता। डीम कन्वेंस चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, 12 साल का एडवांस पोजीशन इमीडिएट होना चाहिए और उसके लिए सेंट्रल में चेंजेस होने चाहिए, पार्लियामेंट में बिल आना चाहिए। केवल मोफा अमेंड करके वो सही नहीं होगा। और मेरा दूसरा सवाल आपको ये है कि जो पावर, अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा? क्या एक ऑफिसर डिसाइड कर सकता है? वो कोर्ट के सामने जाएगा। जुडिशियल प्रिंसिपल्स है कि व्हाटएवर इज फंक्शन ऑफ जुडिशरी कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बहुत अश्चर्य में पढ़ा हूं कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी को अभी भी जो डीम कन्वेंस हाथ दिया कैसे दिया गया, 2 रिट पिटीशन में स्टे हो गया है डीम कन्वेंस। पर मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज कन्वेंस आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से मिलता है, सिविल डिग्री मिलती है और कलेक्टर लैंड का लीज डीड आप कंज्यूमर कोर्ट से करवा सकते हो। सिविल डिग्री आपको मिलती है कंज्यूमर एक्ट से। प्रावधान तो होना चाहिए, ऑटोमेटिक कन्वेंस होना चाहिए। मैं सोनावने साहब के साथ जरूर, मगर ये मांग तब होगी जब हम लड़ा करेंगे, जागृति, जन जागृति लाएंगे, दूसरा अन्ना हजारे बनाएंगे, उसको भी 1000 बार उर्दू बनाया जाएगा, वो बात अलग है। मगर दूसरा अन्ना हजारे खड़े करेंगे और ये जागृति करके जब हम गवर्नमेंट को सेंट्रल प्रॉपर्टी एक्ट अमेंड करने कहेंगे तब आपको कलेक्टर का रेगुलराइजेशन मिल सकता है। आज माड़ा लैंड रेगुलराइज हो रही पर कलेक्टर लैंड अभी भी रेगुलराइजेशन होने का कोई प्रावधान नहीं है तो बता दो, मैं बहुत खुश होगा, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में। दूसरी बात यह है, इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए? आपको लीज डीड लेना चाहिए। जब तक आपके सोसाइटी के नाम पे लीज डीड नहीं होता है, आपकी सोसाइटी मालिक नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आपका घर गिर गया लक्ष्मी छाया जैसा, तो आपको वापस कलेक्टर को उसके पैसे भरने पड़ेंगे।
वापस अलॉटमेंट लेनी पड़ेगी और फिर आपको वहां बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। कलेक्टर की एनओसी के बिना आज आपकी सोसाइटी की ट्रांसफर भी नहीं होगी, गलत चीज है। बिल्डिंग के मालिक तो सोसाइटी है, बिल्डिंग का फ्लैट ट्रांसफर करना है, आपको क्यों कलेक्टर के पास जाना चाहिए? फिर भी आज कलेक्टर मालिका ने, जब तक आप कलेक्टर से उस मेंबर का अप्रूवल नहीं लेते, जिसके लिए सोनाने साहब ने जो गाइडलाइंस बताई है अभी जहाँ 20% इनकम, डोमिसाइल क्लॉज और प्रीमियम भरना, और वो भी 1000 के नीचे का फ्लैट चाहिए, ये सब जो क्लॉजेस लगाई गई है वो पूरी करके आपको, अब इसके साथ साथ अफकोर्स जो आपको मालूम है जल्दी जल्दी काम कैसे होता है तो वो तो करना ही पड़ता है, फॉलो जरूर करना पड़ता है। तो उसके साथ आपका मेंबरशिप, जब आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी पहले आपको एनओसी देगी सब्जेक्ट टू कलेक्टर अप्रूवल, जैसा आपको मालूम है, रोज का काम है उनका, सब्जेक्ट टू कलेक्टर अप्रूवल। कलेक्टर अप्रूवल के बाद आप उसको मेंबर बनाएंगे। प्रीमियम भर के आज प्राइवेट वाले को भी लेना अलाउड है, मगर मैंने इनकम ग्रुप आपको क्राइटेरिया बता दिया है और वो चैलेंज हुआ है, कई फ्लैट ट्रांसफर हुआ है, मगर लीज डीड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी जिंदगी में फिर आते गम गई, फिर भी मुस्कुराती है जिंदगी, जैसे बांसुरी में छेद होकर भी संगीत लहराती है। आज कलेक्टर लैंड पे हम हैं, मगर सिचुएशन बड़ी अच्छी है। अच्छी इसके लिए है कि हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, लैंड का प्रीमियम हमको कम देना पड़ता है। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में आके, कंज्यूमर कोर्ट में 3 साल के अंदर इमीडिएट तो कोई भी चीज नहीं होती है, 9 महीने में अगर बच्चा होता है तो 7 महीने में सिजेरियन करके दे सकते हैं, 2 दिन के अंदर अभी तक होता नहीं। तो आपको 3 साल में कंज्यूमर कोर्ट से आपका लीज डीड भी कलेक्टर के खिलाफ जरूर ऑर्डर मिल सकती है, यानी कि लीज डीड आपको कलेक्टर करके दे। अभी जब तक आपका लीज डीड होता नहीं है तब तक आप रीडेवलपमेंट आपकी बिल्डिंग की नहीं कर सकते। लीज डीड और कन्वेंस बिल्कुल एक तरह समान है। तो एक बार आपका लीज डीड हो गया तो आपको कलेक्टर की एनओसी मिलना बहुत आसान है रीडेवलपमेंट के लिए। आज एक प्रस्ताव प्रभु साहब ने रखा है और मैं जोरदार तालियां प्रभु साहब को देना चाहता हूं, जोरदार तालियां हो जाने दीजिए, क्योंकि कुछ काम प्रभु साहब बहुत अच्छे करते हैं। जैसे कि उन्होंने हाउसिंग रेगुलेशन एक्ट जो आ रहा है वो बिल्कुल बिल्डर की तरफ से है, उसके लिए हम सभी ने उसका निषेध किया है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। वैसे ही आज जो सेमिनार की उनकी आइडिया है वो आइडिया ये है कि क्यों आप सेल्फ रीडेवलपमेंट नहीं करते। वो जमाना था तब साथ में लोग आते थे, कलेक्टर की 10% लैंड लेते थे, उसके बाद किसी बिल्डर के बिना आप उसको खुद से ही कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करते थे। उसका फायदा एक है कि एक ही स्तर के, एक ही विचार के लोग साथ में आके रहते थे, इसके लिए उनके झगड़ा कम होता है। हर सोसाइटी में झगड़ा होता है, सहकारी जिधर मैं बोलता हूँ आसनों के सिंहासन हो गए, कार्यवाहक के हुकुमशाह हो गए और संस्थे के संस्थान बन गए हैं। मेरा नहीं, निवास शिलवाड़कर कुसुमाग्रज ने कहा है यहाँ सरकार का धंधा दिन चलना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी जो लोग थे समान विचार के, समान धारा के, समान क्लास के लोग, आज रीडेवलपमेंट में क्या हो रहा है, कोई डेवलपर आ रहा है, कोई स्मगलर आ रहा है, कोई अंडरवर्ल्ड आ रहा है, कोई आर्किटेक्ट आ रहा है, कोई लॉयर आ रहा है, और अलग अलग जात के, विभिन्न जात के, विभिन्न विचारों के, विभिन्न क्लास के लोग रीडेवलपमेंट में आ रहे हैं। ये साथ कैसे रहेंगे? फैब्रिक चेंज हो रहा है समाज का पूरा, जो आप रहते हैं उसका। आपके बाजू में एक्ट्रेस रहती है, दूसरे बाजू में अंडरवर्ल्ड वाला रहता है, और आप मिडिल क्लास आदमी हो जो अपनी अपनी नैतिक मूल्य रख के जीना चाहता है। उसके साथ आपके बच्चे कैसे नैतिक मूल्य रखें? ये रीडेवलपमेंट की कहानी। तो इस कहानी को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक प्रस्ताव दे रहा हूं, आज सोचिए आप, और वो प्रस्ताव आज हो सकता है, हो रहा है, कि आपकी सोसाइटी साथ आके अगर आप कलेक्टर लैंड पे है, डिसाइड करके हम खुद रीडेवलपमेंट करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें। आज एक फिजिबिलिटी स्टडी आप सतपाल साहब से ले लीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं साहू साहब की तरफ से कि आप अगर सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हो तो हमारी पूरी पीएमसी आपके साथ है। क्या सेल्फ डेवलपमेंट? बिल्डर भी क्या करता है, खुद थोड़ी ईंट लगा के बांधता है, वो भी तो कॉन्ट्रैक्टर को ही देता है, वो भी आर्किटेक्ट को ही काम देता है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है और थोड़ा लाइसेंस करता है क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। आप बोलेंगे साहब पैसे कहां से लाए रीडेवलपमेंट के लिए? मैं आपको एक सीधा प्रपोजल देता हूं जो चेंबूर में ईश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने किया। वहां एक बड़ा बिल्डर आया था जो बैंगलोर में बहुत बड़ा बिल्डर है, जिसकी बोर्ड आप देखते हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं,
उनका प्रपोजल उन्होंने काम 3 साल में किया नहीं, फिर दूसरा एक बिल्डर लिया, उसने भी 3 साल में काम किया नहीं। आखिर सोसाइटी के लोग कंटाल गए और उन्होंने सेल्फ रीडेवलपमेंट चालू किया और जिसमें वो सक्सेस रहे। कहानी आपने चिड़िया की सुनी होगी। चिड़िया ने घोंसला बनाया था एक खेत में। जब कटाई का काम आ गया, पूरा धान उग गया, तो किसान ने बोला कि कल हम हमारे दोस्तों को बुला के कटाई करेंगे। चिड़िया के बच्चे डर गए, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम तो अभी उड़ भी नहीं सकते हैं। बोले चिंता मत करो, और 15-20 दिन कुछ नहीं होने वाला। 20 दिन तो क्या, 1 महीना कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन चिड़िया के बच्चे और चिंतित हो गए, बोले अभी कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों को बुला के कटाई करेंगे। बोले चिंता नहीं कर रहा है, 1 महीना कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ। तीसरे टाइम जब चिड़िया के बच्चों ने कहा कि माँ आज तो अपने को उड़ना पड़ेगा, हम उड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कल से हम काटेंगे। बोले बच्चे आज उड़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद का रीडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करोगे, बिल्डर आपको लूटते रहे। चाहे वो स्पंजी व्यवसाय में लूटे आपको, चाहे वो एडिशनल पार्किंग में लूटे, चाहे बाहर कमर्शियल बना के लूटे। आप हर रीडेवलपमेंट में देखो बिल्डर ने कितना एरिया मारा है। पोडियम पार्किंग में तो मारेगा ही मारेगा, दूसरों को बेच देगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आप सेल्फ डेवलपमेंट क्यों नहीं करते जैसा इस कोऑपरेटर ने किया? सवाल आपका होगा साहब 2 चीज, एक्सपर्टीज कहां से मिलेगा और पैसा कहां से मिलेगा। जहां तक पैसे का सवाल है, आज अंधेरी में क्या भाव चल रहा है आपके कलेक्टर लैंड में पर स्क्वायर फीट का? 15,000 पर स्क्वायर फीट। मैं आपका कैलकुलेशन लेता हूँ देसाई साहब। 15,000 पर स्क्वायर फीट से 1,000 का फ्लैट बनना होगा तो कितना होगा? 1.5 करोड़ होगा। आप अनाउंस करो मैं 12,000 में बिकता हूँ, कितने लोग बुकिंग करेंगे? दूसरी बात यह है कि आपके रिलेटिव बुक करेंगे, आपको आपके लड़के के लिए चाहिए, आप बुक कर सकते हो। जहां तक होगा मैं बोलता हूँ आप प्रेफरेंस दो आपके सोसाइटी मेंबर्स को, उनके रिलेटिव्स को, उनके बच्चों को, और आपका सोसाइटी का बुकिंग वेल इन एडवांस हो जाएगा। आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास, जो सोसाइटी में कम होता है वो आपको डेवलप करना। पहले के जमाने में था, एक को प्रमोटर डेवलपर बनाते थे, उसको पूरा विश्वास रखते थे, जैसे देसाई साहब में आज भी मॉडल टाउन में विश्वास। तो एकता भी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। आपने देखा है कि जो दूसरी यहाँ पे सोसाइटी आपके सामने है, समता एसोसिएशन, वो भी अच्छा काम कर रही है। मगर विश्वास चाहिए, विश्वास। आप विश्वास रखो। सोसाइटी के जो लोग अपना तन मन धन देते हैं, धन भी देते हैं, बहुत कम लोग किसी में डालते हैं, क्योंकि तन मन धन जो देते हैं उनमें विश्वास रखो, एकजुट रखो, एक बात मुट्ठी रखो, आपका सेल्फ डेवलपमेंट काम आएगा। बुकिंग शुरुआत करो। आर्किटेक्ट सतपाल साहब जैसे, साहू साहब जैसे आपके यहाँ रत्न है, भारत रत्न है, उनको विश्वास रखो। आप प्लानिंग करो, फिजिबिलिटी स्टडी करो, अप्रूवल्स लो, प्लान करो, प्लान अनाउंस करो और बुकिंग करो। आबिद साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी बिल्डिंग का काम करते हैं, टोटल सुपरवाइजरी करते हैं। आपको टेक्निकल एक्सपर्ट हमसे मिलेगा या कोई भी कंसल्टेंसी से मिलेगा। बैंड्रा में एक सोसाइटी है जिसको वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया हुआ है, लार्सन एंड टुब्रो उनके कॉन्ट्रैक्टर है, और अप्रूवल लार्सन एंड टुब्रो ला रहा है। क्वालिटी बिल्डिंग की अच्छी नहीं रहेगी, वहां पे अब्दुल्ला सीमेंट वापरा जाएगा, बिल्डर वापरेगा, उसको क्या करने का, उसको ताबा देके भाग जाने का। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपका टेक्निकल नो अवेलेबल है। बैंकों से अगर आपकी बिल्डिंग आप मॉर्गेज करते हैं, सर्टन फ्लैट, सेलेबल फ्लैट, तो उसमें लोन भी मिल सकता है। बट मैं तो कहता हूँ, मुंबई कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा प्रपोजल लाओ, हम आपको लोन देंगे। तो लोन भी आपको मिल सकता है, बट लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप 15,000 का फ्लैट अगर 12,000 में बेचोगे तो एडवांस बुकिंग हो जाएगा, आपका लॉटरी निकालनी पड़ेगी आपको। जब आपके पास वो फाइनेंस आ गया, फिर आपको क्या चाहिए? प्रभु जी जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास है, सोसाइटी कंसल्टेंट आपके पास है, आपके पास साहू साहब जैसी सुप्रीम की कंसल्टेंसी जिसमें मैं भी लीगल एडवाइजर हूँ। एक छत के नीचे आपको सारा एक्सपर्टीज एट द वेरी चीपर रेट 3 to 6% के अंदर मिल जाता है, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के। तो आपको चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? दिन चाहिए। आपको क्या चाहिए? एकता चाहिए। आपको क्या चाहिए? समता चाहिए। और आपको सबसे बड़ा क्या चाहिए? विश्वास। मैं हमेशा कहता हूं कि मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, देसाई साहब जैसे लोगों की और यहाँ पे जो एसोसिएशन हमारी है, समता एसोसिएशन की, और खास करके यहाँ बैठे हुए लोगों की श्रद्धा कम नहीं होती। जैसे करो सोने के 100 टुकड़े, उसकी कीमत कम नहीं होती।
आप सबके बारे में एक ही चीज मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी मीटिंग बैंड्रा में है, मेरा समय इधर ही समाप्त हो रहा है। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप जरूर 7-6 के बाद मुझे फोन करिए। मेरा नंबर मैंने आपको मेरे कार्ड दिए हुए हैं। मैं यहीं रहता हूँ। संडे को आप मेरे साथ घर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ। सैटरडे संडे आप आ सकते हैं। जू वर्सोवा लिंक रोड पर रहता हूँ, ABXT बैंक की गली में, 2nd बिल्डिंग 2nd फ्लोर पर। मैं यही कहूंगा जाते जाते कि बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, खास करके रीडेवलपमेंट। बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। पर तू मुसीबतों से ना घबरा, मॉडल टाउन और यहाँ के रहवासी 4 बंगले के घर तू चाहे तो धरती के आकाश बदल सकता है। हमारा आकाश हमें चुनना है। आप सेल्फ रीडेवलपमेंट करो। और आप पूछेंगे सर सेलेबल फ्लैट कहाँ जाएंगे? आपको मालूम है बिल्डर का प्रॉफिट कितना होता है रीडेवलपमेंट में? कितना होता है? 500%। आप अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट करेंगे तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? अपने पास। मतलब किसके पास? सोसाइटी को मेंटेनेंस लगेगा। आज अमलताज बिल्डिंग हमारे यहाँ है, वो 10,000 रुपया सालाना देती है, एक पैठनी साड़ी देती है लोगों को, और मेंटेनेंस 0 है, क्योंकि उनके पास नीचे HDFC बैंक का भाड़ा आता है। आप समझे? मेरी बिल्डिंग है जहां मैं जब चेयरमैन बना, दुख की बात है कि एक पैसा नहीं था, इवन सिंकिंग फंड यूटिलाइज हो गया था। इसके लिए कोई चेयरमैन बनना नहीं चाहता। जू एरिया में हमारा मेंटेनेंस 4,000-5,000 रुपया महीना जाता था, क्वार्टरली जाता था 6,000 रुपये। हम आए, मोबाइल टावर्स लगवाए, 5 मोबाइल टावर्स लगवाए। IS ऑफिसर मेरे बिल्डिंग में रहते हैं। मेरे को इतने सवालों के जवाब देने पड़े कि अल्टीमेटली हमने 3 साइंटिस्ट को बुलाया, BARC, TIFR और वर्ल्ड जो UNO ऑर्गेनाइजेशन है उनके साइंटिस्ट को बुलाया। उनसे लिखित में एक ओपिनियन लिया कि आपके मोबाइल टावर का जो उत्सर्ग होता है, जो रेडिएशन होता है, वो कितना है, उसका सेहत के ऊपर कितना असर होता है, और उसका जो कंक्लूजन है, मेरे पास रिपोर्ट है, आपको मैं दे सकता हूँ। आप ये जो मोबाइल किसी में रखते हैं वो उससे 100% डेंजरस है। मतलब इसका उत्सर्ग मोबाइल टावर से 100% डेंजरस है, जिसको आप रोज कैरी करके घूमते हैं। हार्ट अटैक का चांस आपको है, और मोबाइल टावर का आपको तकलीफ होता है। मतलब मोबाइल टावर का उत्सर्ग इतना डेंजरस नहीं है जितना हम रोज उसका उत्सर्ग लेते हैं, मगर उसका फायदा इतना है कि 4 मोबाइल टावर लगाने के बाद हमें आज हमारा जो सालाना है वो हमें 15-20 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। मेरे सोसाइटी का मेंटेनेंस वो 0 कर सकता हूँ। हमारी बैलेंस आज 20 लाख की है, पर हमने 1,000 रुपया मेंटेनेंस सिर्फ किया है। 1,000 के बाद भी सारा सोसाइटी का रीसीलिंग, सरफेस सीलिंग सब पूरा किया मैंने, और वो होने के बाद सोसाइटी आज सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। अभी एवरीबडी वांट्स टू बी चेयरमैन। तो ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप रीडेवलपमेंट करें तो आपका सोसाइटी को परमानेंट फंड रहेगा, जिस फंड से आप मेंबर को जू पार्ले स्कीम, केवली मंडल आज 10 किलो चांदी देता है 1.5 साल में। आप भी चांदी क्या सोना दे सकते हो, अगर आप सोना बनाना चाहते हो, मगर सोना तपने के लिए आपको आग से गुजरना पड़ेगा। आपको सबको शुभकामनाएं सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।